कांगो से स्वीडन पहुंचा एमपॉक्स के वैश्विक खतरे पर WHO ने घोषित किया ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। अफ्रीका में सबसे आम है एमपॉक्स। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद चर्चा में आया सेंट मार्टिन द्वीप। सेंट मार्टिन द्वीप को पट्टे पर दिए जाने की बात आई है सामने। बंगाल की खाड़ी में स्थित है द्वीप। इसरो को मिली बड़ी कामयाबी। पृथ्वी की निम्न कक्षा में स्थापित हुआ पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 8 SSLV-D3 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था उपग्रह। वैज्ञानिकों ने हॉर्सशू केकड़ों को लेकर उठाया बड़ा कदम। पहली बार शुरू की केकड़ों की टैगिंग के जरिए केकड़ों पर रखी जा सकेगी नजर। भारत ने घोषित किए 3 नए रामसर स्थल। देश में रामसर स्थलों की संख्या हुई 85। तमिलनाडु में है सबसे ज्यादा रामसर स्थल। हाल ही में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद सेंट मार्टिन द्वीप चर्चा का बिंदु बन गया है, जिसके पीछे की वजह द्वीप को किसी अन्य देश को पट्टे पर दिए जाने की बात सामने आई है। बता दें कि सेंट मार्टिन द्वीप बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, जो बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा के करीब है। यह द्वीप बांग्लादेश के कॉक्स बाजार टेक्नाफ प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे से करीब 9 किलोमीटर दूर है, जो लगभग 7.3 किलोमीटर लंबा और समुद्र तल से लगभग 3.6 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। वहीं यह बांग्लादेश का एकमात्र प्रवालीय द्वीप है जो समुद्री कछुओं के प्रजनन के लिए जाना जाता है। गौरतलब है कि सेंट मार्टिन द्वीप हजारों साल पहले टेक्नाफ प्रायद्वीप का हिस्सा हुआ करता था। वहीं बाद में इसका कुछ हिस्सा समुद्र में डूब जाने के बाद बांग्लादेश से यह अलग होकर एक नया द्वीप बना। इसका नाम सबसे पहले जजीरा रखा गया था, लेकिन बाद में नाम बदलकर चटगांव के डिप्टी कमिश्नर सेंट मार्टिन के नाम पर रख दिया गया। जानकारी के लिए बता दें कि टेक्नाफ प्रायद्वीप बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, जो म्यांमार और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। इसका स्थान इसे बांग्लादेश के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता है। हाल ही में स्वीडन में एमपॉक्स के नए ज्यादा खतरनाक स्ट्रेन के पहले मामले की पुष्टि की गई है। यह अफ्रीका के बाहर मिलने वाला पहला मामला है। वहीं यह बीमारी रिपब्लिक ऑफ कांगो में सबसे आम है। ऐसे में कांगो से यह बीमारी आसपास के देशों में फैलने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। बता दें कि एमपॉक्स एक संक्रामक बीमारी है जो मंकीपॉक्स वायरस के कारण होती है। यह वायरस आर्थ्रोपॉक्स वायरस जीनस की एक प्रजाति है, जिसकी पहचान वैज्ञानिकों ने पहली बार 1958 में बंदरों में की थी। गौरतलब है कि एमपॉक्स को पहले मंकीपॉक्स के नाम से जाना जाता था। इसके 2 अलग अलग क्लेड 1 और क्लेड 2 मौजूद हैं। इसके आम लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, कमजोरी और सूजे हुए लिम्फ नोड्स के साथ साथ चेचक जैसे चकत्ते शामिल हैं। यह खासकर बच्चों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों को अधिक प्रभावित करता है। इसका संक्रमण सामान्यतः 2 से 3 सप्ताह तक रहता है। यह आमतौर पर संक्रमित व्यक्ति दूषित पदार्थों तथा संक्रमित पशुओं के साथ शारीरिक संपर्क के माध्यम से मनुष्यों में फैलता है। जानकारी के लिए बता दें कि एमपॉक्स के गंभीर संक्रमण के लिए वैक्सीन उपलब्ध है। हालांकि प्राथमिक उपचार के माध्यम से इसके संक्रमण को कम किया जा सकता है, जहां चकत्ते की देखभाल करने तथा दर्द को नियंत्रित करने एवं जटिलताओं को कम करके भी संक्रमण को रोका जा सकता है। हाल ही में इसरो ने EOS-08 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसे श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से SSLV-D3 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया गया। इस उपग्रह को 37.4 डिग्री के झुकाव के साथ 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की निम्न कक्षा में स्थापित किया गया है। बता दें कि EOS-08 इसरो का नया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इसका उद्देश्य एक छोटे सैटेलाइट को डिजाइन और विकसित करना है। इसके साथ ही इस छोटे सैटेलाइट के लिए जरूरी उपकरणों को बनाना और भविष्य में इस्तेमाल होने वाले उपग्रहों के लिए नई तकनीकों को जोड़ना है। यह उपग्रह पर्यावरण की निगरानी, आपदा प्रबंधन और तकनीकी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए काम करेगा। इस उपग्रह का वजन 175.5 किलोग्राम है। इसमें 3 अत्याधुनिक पेलोड्स, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, रिफ्लेक्टोमेट्री पेलोड और सिक UV डोजीमीटर लगे हैं। इनमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड दिन और रात दोनों में मिड और लॉन्ग वेव की इंफ्रारेड तस्वीरें लेने में सक्षम है। तो वहीं इस मिशन का जीवन 1 वर्ष होगा। जानकारी के लिए बता दें कि SSLV-D3 का मतलब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और तीसरा डिमॉन्स्ट्रेशन फ्लाइट है। इसे मिनी, माइक्रो और नैनो सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए बनाया गया है।
इसमें एक 3 चरणीय रॉकेट है जिसमें 3 ठोस ईंधन वाले चरण शामिल हैं। इसके अलावा इसमें एक तरल ईंधन वाला वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल भी है, जो उपग्रह को सही कक्षा में स्थापित करने से पहले उसकी गति को समायोजित करने में मदद करता है। यह 500 किलोग्राम तक वजन वाले उपग्रहों को लॉन्च कर सकता है और एक साथ कई उपग्रहों को ले जाने में सक्षम है। हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने पहली बार हॉर्सशू केकड़ों की टैगिंग शुरू की है। यह पहल ओडिशा के बालासोर तट पर राज्य वन विभाग के साथ मिलकर की गई। वैज्ञानिकों ने हॉर्सशू केकड़ों की घटती हुई संख्या को देखते हुए यह कदम उठाया है। वहीं टैगिंग के जरिए इन केकड़ों की संख्या और उनकी स्थिति पर नजर रखी जाएगी, जिससे इन्हें बचाने के लिए सही कदम उठाए जा सके। ऐसे में लगभग 70 हॉर्सशू केकड़ों को टैग किया जा चुका है। बता दें कि हॉर्सशू केकड़े दुनिया के सबसे पुराने जीवों में से एक है, जिन्हें औषधि रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो वहीं इसके रक्त का प्रयोग चिकित्सा उत्पादों की सुरक्षा का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। यह अपनी मजबूत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए भी जाना जाता है। भारत में इसकी 2 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें पहली प्रजाति टैचिप्लस गिगास है, जो ओडिशा के तट पर पाई जाती है, जबकि दूसरी प्रजाति कार्सिनो स्कॉर्पियस रोटांगो डिकाडा है। यह प्रजाति पश्चिम बंगाल के सुंदरबन के मैंग्रोव वनों में पाई जाती है। गौरतलब है कि ये दोनों प्रजातियां भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित हैं। जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना 1916 में की गई थी। इसका उद्देश्य भारत के प्राणी जगत का वैज्ञानिक अध्ययन और संरक्षण करना है। यह भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत कार्य करता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने AI आधारित राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली की शुरुआत की है। इस प्रणाली के जरिए किसान अपने फोन के माध्यम से कृषि वैज्ञानिकों तथा विशेषज्ञों से जुड़ सकेंगे। वहीं वे कीटों को नियंत्रित करने के लिए जानकारी हासिल करेंगे। बता दें कि राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एक डिजिटल पहल है। इस डिजिटल पहल का मकसद किसानों को सही समय पर कीट प्रबंधन संबंधी सलाह प्रदान करना है। इसका मुख्य लक्ष्य किसानों का कीटनाशक खुदरा विक्रेताओं पर निर्भरता कम करना है और कीट नियंत्रण के लिए वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करना है। इस पहल में मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल शामिल है, जहां किसान आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। यह प्रणाली किसानों को कीटों और फसल रोगों के लिए त्वरित समाधान प्रदान करेगी, जिससे फसल की हानि को कम किया जा सके और उत्पादन में वृद्धि हो सके। वहीं किसानों को सही समय पर मिली जानकारी से किसान फसलों की सुरक्षा के लिए बेहतर और सूझबूझ भरे निर्णय ले सकेंगे। जानकारी के लिए बता दें, भारत ने 1968 में कीटनाशक अधिनियम 1968 लागू किया, जो कीटनाशकों के विनियमन और उपयोग को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया एक कानून है। यह कीटनाशकों के निर्माण, बिक्री, वितरण, उपयोग और आयात पर नियंत्रण रखता है। साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि किसान और अन्य उपयोगकर्ता केवल सुरक्षित और प्रभावी कीटनाशकों का ही उपयोग करें। वहीं वर्तमान कानून को कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2020 द्वारा प्रस्तावित किया जाना है। हाल ही में भारत की मेजबानी में तीसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य ग्लोबल साउथ के देशों को एक मंच पर लाना है, जहां विभिन्न मुद्दों पर अपने दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं पर विचार साझा करेंगे। यह शिखर सम्मेलन पिछले 2 सम्मेलनों की तरह वर्चुअल तरीके से आयोजित किया गया, जो एक सतत भविष्य के लिए सशक्त ग्लोबल साउथ थीम पर केंद्रित रहा। इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस सम्मेलन में 123 देशों ने भाग लिया। वहीं सम्मेलन के दौरान संघर्ष, खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा संकट और जलवायु परिवर्तन जैसे चुनौतियों पर विचार साझा किए गए। बता दें कि यह अनूठी पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के दृष्टिकोण के विस्तार के रूप में शुरू की गई है और भारत की वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन पर भी केंद्रित है। जानकारी के लिए बता दें कि भारत ने जनवरी 2023 में पहले वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। वहीं इसका दूसरा संस्करण नवंबर 2023 में आयोजित किया गया था। इन दोनों संस्करणों में ग्लोबल साउथ के 100 से अधिक देशों ने भाग लिया था। इसमें विकासशील देशों के नेताओं से प्राप्त इनपुट और फीडबैक को भारत की अध्यक्षता में हुए G20 शिखर सम्मेलन के एजेंडे में चर्चा के रूप में शामिल किया गया था। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ का 19वां भारत अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। इसका आयोजन 20 से 22 अगस्त तक नई दिल्ली में किया गया। इस सम्मेलन की थीम एक भविष्य का निर्माण थी। सम्मेलन में व्यापार, निवेश, बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहा। बता दें कि इस सम्मेलन में 65 देशों के 1100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें 47 अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधि शामिल थे। इसका मुख्य उद्देश्य अफ्रीका के विकास में सहयोग करना है। साथ ही भारत अफ्रीका साझेदारी की भूमिका को क्षेत्रीय और वैश्विक मूल्य श्रृंखला एकीकरण के संदर्भ में बढ़ावा देना है, जिसके चलते भारत और अफ्रीका के बीच व्यापारिक और आर्थिक संबंध मजबूत होंगे।
जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय उद्योग परिसंघ ने 2005 में भारत सरकार के साथ मिलकर भारत अफ्रीका साझेदारी पर अफ्रीका कॉन्क्लेव की शुरुआत की थी। यह कॉन्क्लेव अफ्रीका और भारत के बीच एक सहयोगी मंच के रूप में काम करता है, जिसमें अफ्रीका और भारत के वरिष्ठ मंत्रियों, नीति निर्माताओं और व्यापार जगत के नेताओं की भागीदारी होती है। यह इन दोनों पक्षों के बीच मजबूत संबंध स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने 3 नए आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया। इन स्थलों में नंजरायन और काजोवेली पक्षी अभयारण्य तथा तवा जलाशय शामिल है, जिसके चलते भारत में अब रामसर स्थलों की संख्या 85 हो गई है। वहीं राज्यों के क्रम में तमिलनाडु में इनकी संख्या सबसे अधिक 18 रामसर स्थल हो गए हैं, जबकि 10 साइटों के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। बता दें कि 3 नए रामसर स्थलों में नंजरायन और काजोवेली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में तथा तवा जलाशय मध्य प्रदेश में स्थित है। गौरतलब है कि नंजरायन पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में स्थित एक उथली आर्द्रभूमि है। इसमें बार हेडेड गूस, नॉर्दर्न शॉवलर, स्पॉट बिल्ड पेलिकन, हेरॉन जैसी पक्षी की प्रजातियां पाई जाती हैं। वहीं काजोवेली पक्षी अभयारण्य एक महत्वपूर्ण और जैव विविधता से समृद्ध आर्द्रभूमियों में से एक है। यह विल्लुपुरम जिले में कोरोमंडल तट पर मध्य एशियाई फ्लाईवे में स्थित है, जो प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव स्थल के रूप में काम करता है। इसे वर्ष 2021 में तमिलनाडु के 16वें पक्षी अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था। जानकारी के लिए बता दें कि रामसर कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिस पर 1971 में ईरान के रामसर में हस्ताक्षर किए गए थे। वहीं भारत ने इस पर 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किया था। हाल ही में एक अध्ययन में पाया गया कि आर्कटिक क्षेत्र में परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से जहरीले पारे का रिसाव हो रहा है। यह जानकारी शोधकर्ताओं ने अलास्का की यूकोन नदी में परमाफ्रॉस्ट पर किए गए प्रयोग के आधार पर दी है। वहीं शोधकर्ताओं का मानना है कि इसका वनस्पतियों और जीव जंतुओं के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बता दें कि परमाफ्रॉस्ट उस मिट्टी, चट्टान या तलछट को कहते हैं जो कम से कम 2 वर्षों से 0 डिग्री सेल्सियस पर जमा रहता है। यह आमतौर पर ध्रुवीय और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके अंदर कार्बनिक पदार्थ, पौधों और जानवरों के अवशेष हजारों सालों तक जमे रहते हैं। वहीं इसके पिघलने से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। इसके अलावा परमाफ्रॉस्ट में पारा जैसी जहरीली धातुएं भी हो सकती हैं, जिसका पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जानकारी के लिए बता दें कि पारा एक प्राकृतिक धातु है जो हवा, पानी और मिट्टी में पाई जाती है। वहीं यह एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है। इसे प्राकृतिक रूप से ज्वालामुखी, भूतापीय झरने, भूगर्भिक जमाव और महासागर से प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा इसे मानव जनित गतिविधियों जैसे औद्योगिक प्रक्रियाओं, खनन और पारा आधारित उत्पादों के उपयोग से भी प्राप्त किया जा सकता है। इसकी विषाक्तता के कारण मिनामाता रोग हो सकता है। यह मुख्य रूप से पारे के संपर्क में आने से होता है और तंत्रिका तंत्र, पाचन प्रणाली और प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित कर सकता है। हाल ही में केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया की शुरुआत की। इस प्रोग्राम का मकसद बंदरगाहों पर इस्तेमाल होने वाले टग बोट्स को पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा कुशल बनाना है। गौरतलब है कि टग बोट्स जहाजों को खींचने और धकेलने का काम करते हैं, जिनमें पारंपरिक ईंधनों का प्रयोग किया जाता है। बता दें कि ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम को 22 मई 2023 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य मौजूदा डीजल संचालित टगों को शून्य उत्सर्जन वाले टगों से बदलना है। इसे भारत में समुद्री परिचालन को डीकार्बोनाइज करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसका क्रियान्वयन 1 अक्टूबर 2024 को शुरू होगा और 31 दिसंबर 2027 तक चलेगा। इसके पहले चरण में 4 प्रमुख बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण, दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण, पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण और ओ चिदंबरनार बंदरगाह प्राधिकरण शामिल होंगे, जहां बताया जा रहा है कि स्थायी विनिर्देश समिति द्वारा जारी मानकीकृत डिजाइन और विनिर्देशों के आधार पर कम से कम 2 ग्रीन टग खरीदे जाएंगे या फिर किराए पर लाए जाएंगे। इस कार्यक्रम में लगभग 1000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना की जा रही है। वहीं राष्ट्रीय हरित बंदरगाह एवं शिपिंग उत्कृष्टता केंद्र इस कार्यक्रम की नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा। जानकारी के लिए बता दें कि भारत का लक्ष्य 2030 तक ग्रीन शिप निर्माण के लिए एक वैश्विक हब बनना है, तो वहीं 2040 तक सभी प्रमुख भारतीय बंदरगाहों में संचालित टगों को ग्रीन टग में बदलने की परिकल्पना की गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। सेंट मार्टिन द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। 2. इसकी लंबाई लगभग 7.3 किलोमीटर है। 3. यह बांग्लादेश का एकमात्र प्रवालीय द्वीप है। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही है या सही हैं?
ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, एमपॉक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक जूनोटिक बीमारी है। 2. इसकी पहचान पहली बार 1958 में बंदरों में की गई थी। 3. यह मुख्य रूप से फेफड़े को प्रभावित करता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन गलत है या गलत है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, हॉर्सशू केकड़े के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह दुनिया के सबसे पुराने जीवों में से एक है जो औषधीय रूप से काफी महत्वपूर्ण होते हैं। 2. इसके रक्त का प्रयोग चिकित्सा उत्पादों की सुरक्षा का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। 3. इसे भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक आर्द्र भूमि होती है। 2. इसे 1981 में हस्ताक्षरित एक पर्यावरण संधि के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए नामित किया जाता है। 3. वर्तमान में भारत में कुल 85 रामसर स्थल हैं। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। अंतिम प्रश्न है, पारा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक प्राकृतिक धातु है। 2. यह एकमात्र ऐसी धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है। 3. इसकी विषाक्तता के कारण मीना-माता रोग होता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने सबसे बड़े बहुपक्षीय अभ्यास तरंग शक्ति के पहले चरण का समापन किया। इस दौरान भारतीय वायुसेना प्रमुख ने इसे द्विवार्षिक आयोजन बनाने की घोषणा की। गौरतलब है कि पहला चरण 6 से 14 अगस्त 2024 तक तमिलनाडु में आयोजित किया गया। इसमें फ्रांस, जर्मनी, स्पेन तथा यूनाइटेड किंगडम देशों ने अपने उपकरणों के साथ भाग लिया। वहीं अभ्यास के दौरान लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर तथा ट्रेनर HTT-40 और एरोबेटिक हेलीकॉप्टर टीम का परीक्षण किया गया। बता दें कि इसका दूसरा चरण 1 से 14 सितंबर तक राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया जाएगा। इसमें ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ग्रीस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका एवं 18 पर्यवेक्षक देश भाग लेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर सदैव अटल स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को तत्कालीन ग्वालियर रियासत में हुआ था। इनके जन्म दिवस की याद में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। वह 1996 और 1999 में देश के 2 बार प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित हुए हैं। इन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से अपने राजनीति की शुरुआत की थी। इन्हें साल 1994 में सर्वश्रेष्ठ सांसद के लिए पंडित गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वहीं उन्हें वर्ष 2015 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2018 में 16 अगस्त को इनका निधन हो गया। हाल ही में उत्तराखंड प्राकृतिक संसाधनों का मौद्रिक मूल्य प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसे GEP यानी सकल पर्यावरण उत्पाद का नाम दिया गया है। गौरतलब है कि GEP ग्रीन GDP का एक घटक है। इसे पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान देने वाले उत्पादों और सेवाओं के मूल्य के रूप में जाना जाता है। यह सतत मानव विकास, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए प्रावधान करता है। बता दें कि ग्रीन GDP आर्थिक विकास का एक संकेतक है जो मानक GDP के साथ साथ जैव विविधता ह्रास और जलवायु परिवर्तन लागत जैसे पर्यावरणीय पहलुओं को भी ध्यान में रखता है। हाल ही में भारत ने अपने चंद्रयान 3 मिशन के चंद्रमा की सतह पर ऐतिहासिक सफल लैंडिंग की पहली वर्षगांठ मनाई। गौरतलब है कि चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। इस लैंडिंग के साथ भारत चौथा ऐसा देश बन गया है जिसने चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरने में सफलता पाई है। वहीं भारत दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया है। बता दें कि चंद्रयान 3 को इसरो द्वारा 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। यह मिशन पूरी तरह से भारत में विकसित किया गया था।
हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने 4 राज्यों में 60 राशन दुकानों को जन पोषण केंद्र में बदलने के लिए एक पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। साथ ही FPS सहाय एप्लीकेशन और मेरा राशन ऐप 2.0 भी लॉन्च किया। बता दें कि जन पोषण केंद्र पूरे भारत में FPS यानी उचित मूल्य के दुकान डीलरों की आय का स्तर बढ़ाने के लिए उनकी मांग का समाधान प्रदान करता है। ये केंद्र उपभोक्ताओं को पोषण से भरपूर विविध खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराएंगे। इस केंद्र पर उपभोक्ताओं के लिए न्यूट्रिशन आधारित कई खाद्य उत्पाद मिलेंगे और इसमें 50% न्यूट्रिशन वाले उत्पाद होने चाहिए, जबकि 50% घरेलू प्रयोग में होने वाले सामान होंगे। हाल ही में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार प्रदान किए। इस वर्ष 21 भूवैज्ञानिकों को 3 टीमों सहित 12 पुरस्कार प्रदान किए गए। वहीं भूविज्ञानी धीरज मोहन बनर्जी को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह भारत के प्री कैम्ब्रियन तलछटी चट्टानों के फॉस्फोराइड्स, आइसोटोप भूविज्ञान और कार्बनिक भूरासायन विज्ञान में उल्लेखनीय कार्य करने के चलते दिया गया है। बता दें कि राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार भूविज्ञान के क्षेत्र में सबसे पुराने और प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक है। इसे वर्ष 1966 में भारत सरकार के खान मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य भूविज्ञान के खनिज खोज एवं अन्वेषण, खनन प्रौद्योगिकी एवं खनिज संवर्धन में असाधारण उपलब्धियों और उत्कृष्ट योगदान के लिए व्यक्तियों और टीमों को दिया जाता है। गौरतलब है कि खान मंत्रालय हर वर्ष 3 श्रेणियों में राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार प्रदान करता है। हाल ही में रूस के पूर्वी तट पर 7.0 तीव्रता का भूकंप आने के बाद शिवेलुच ज्वालामुखी में विस्फोट देखा गया। गौरतलब है कि शिवेलुच ज्वालामुखी रूस के कामचटका प्रायद्वीप में स्थित एक बड़ा और सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके शिखर पर एक विस्तृत कैल्डेरा है जो पिछले विस्फोट के दौरान बना था। बता दें कि कामचटका प्रायद्वीप रूस के सुदूर पूर्व में स्थित है और प्रशांत महासागर में फैला हुआ है, जो ओखोटस्क सागर को बेरिंग सागर से अलग करता है। वहीं यह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का एक हिस्सा है। इसमें सक्रिय और प्रसुप्त दोनों ज्वालामुखी पाए जाते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने विश्व संस्कृत दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी। दिवस हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है, जो संस्कृत भाषा की समृद्धि और महत्व को मान्यता देने के लिए समर्पित है। इस दिन की शुरुआत 1969 में संस्कृत की वैश्विक भूमिका और सांस्कृतिक धरोहर को सम्मानित करने के उद्देश्य से की गई थी। बता दें कि संस्कृत एक प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। इसे कई भारतीय भाषाओं की जननी माना जाता है, जिसे देववाणी भी कहा जाता है। इसे वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में विभाजित किया गया है। यह भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। वहीं इसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया के साथ भारत की 6 शास्त्रीय भाषाओं में से एक माना जाता है। प्रिय व्यूअर्स, हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।